स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि बजट की प्राथमिकता क्या है, बिहार के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं और बजट से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो लेक्चर आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। इसको देखने के बाद आपको और किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं डिस्कशन से आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात किया जाए कि बजट कब पेश किया गया है, तो बजट जो है 23 जुलाई को पेश किया गया। और किसके द्वारा पेश किया गया है, तो आपको पता है कि बजट जो पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। अर्थात वर्तमान में जो नई सरकार का गठन किया गया है, मोदी गवर्नमेंट 3.0, यह इनके तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया है। और ये उनके द्वारा जो है लगातार 7वां बार ये बजट को क्या किया गया, पेश किया गया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात किया जाएगा, अगर बजट के कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन किया गया है। बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, जिसे सामान्य भाषा में ही हम लोग बजट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को। इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय जो है वार्षिक वित्तीय विवरण क्या करते हैं, प्रस्तुत करवा सकते हैं। तो वे स्वयं नहीं करते, अपने अधीनस्थ के माध्यम से, अर्थात जो परंपरा के रूप में देखा जाए तो वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है। तो ये तो हमने बेसिक्स की बात कर लिया जाए। अब हम देख लेते हैं कि बजट के बारे में देखेंगे, कुल कितने बजट का व्यय किया जाएगा इस बार, प्राथमिकता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं किसके द्वारा पेश किया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। इस पर अगर बजट के कुल व्यय की बात किया जाए, दोस्तों सबसे पहले बजट के बारे में एक और चीज़ ये जान लेते हैं कि बजट में क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में यानी आने वाले एक वित्तीय वर्ष में सरकार किन मदों पे, किन सेवाओं पे, किन क्षेत्र पे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में किस योजना पे कितनी राशि खर्च करेगी, इस सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कराता है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो जो भी राशि पेश की जाती है वही एक फाइनेंशियल अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत यानी आने वाले एक वर्ष में सरकार कितनी राशि किस मद पे खर्च करेगी, इनके बारे में डिटेल्स में अगर डिस्कस कहीं होता है तो ये बजट में ही होता है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है पिछले साल में क्या अचीवमेंट रहा है, सरकार की उपलब्धियों का वर्णन इकोनॉमिक सर्वे में रहता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो बजट का अगर इस बार का अनुमानित राशि देखा जाए कि बजट का साइज देखा जाए कि कुल कितना का बजट पेश किया गया इस बार, तो 48.21 लाख करोड़ का ये बजट इस बार पेश किया गया है। इसके एक्चुअल डाटा क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप डाटा याद ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम्स में ये डाटा पूछा जाता है कि एग्जैक्टली डाटा है क्या। ये शॉर्ट के लिए आप इतना पॉइंट को याद रख सकते हैं कि बजट का साइज जो 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ है। अब हम लोग देख लेते हैं राजस्व प्राप्ति क्या है, पूंजी प्राप्ति क्या है, कुल प्राप्ति क्या है, कुल व्यय क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। ये सब पॉइंट में भी आपको कन्फ्यूजन होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द जो है इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चलाई जाएगी। बहुत ही जल्द हमारे YouTube चैनल पे इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चलाई जाएगी। इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब की तैयारी कराई जा रही है। और अब हमारे YouTube चैनल पे ये जो बजट के साथ साथ हम लोग जो बजट से संबंधित शब्दावली है, जैसे राजकोषीय नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, व्यय क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। और जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर एक इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चलाई जाएगी। यदि आप हमारे नए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार बजट को भी डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कि कुल बजट व्यय, अर्थात हमने तो देख लिया कि कुल कितना है, तो 48.21 लाख करोड़ का एक्चुअल डाटा देखा जाए कि कुल कितना खर्च किया जाएगा 2024-25 में। ये डाटा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में से पूछे जाएंगे। तो लगभग 48,20,512 करोड़ की राशि जो है खर्च किया। 48,20,512 करोड़ बजट का अनुमान है, यानी कुल व्यय जो 2024-25 में किया जाएगा ये कितना है, तो 48,20,512। अगर देखा जाए कि प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में कितना था, 45,03,097 था। ये इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है,
ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने देख लिया, ये पॉइंट को अब याद रखेगा। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, इस सबको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं एक चीज़ जो यहाँ से डाटा है, इससे पूछा जा सकता है कि बजट व्यय 2024-25 में कुल अनुमान कितना है, 48,20,512 करोड़। इसमें पूंजीगत व्यय की बात किया जाए तो कितना है, 11,11,111 करोड़। इस पॉइंट को आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि अगर देखा जाए कि प्रीवियस ईयर की तुलना में कितना है, तो ये 16.9% की वृद्धि देखने को मिला है। वहीं पूंजीगत व्यय में संशोधित अनुमान देखा जाए तो ये 18.2% की संशोधित वृद्धि को बताता है। वहीं बताया जाए कि बजट में जो है राज्य के हिस्से, वितरण, इन सब की बात किया जाए तो इस पर कुल कितना किया गया है, तो 22,91,182 करोड़ रुपए की राशि की बात किया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये राजकोषीय घाटा कितना है, तो देख लेते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है कितना है, तो बजट अनुमान का कितना है, 4.9% है। वहीं राजस्व घाटा की बात किया जाए तो कितना है, 1.8%। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो 0.6% है। और वहीं प्राथमिक घाटा की बात किया जाए तो ये है 1.4%। यहाँ पे देख सकते हैं बजट में अनुमान की बात किया गया है और यहाँ पे एक्चुअल कितना है, वास्तविक क्या है, इस चीज़ की बात की है। तो आपको ये वास्तविक पॉइंट वाला भी याद रखना है और बजट में अनुमान कितना है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा कितना है, तो 4.9% अनुमानित है। और वास्तव में पूछा जाएगा कि वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना था, तो ये आपको होना चाहिए 6.4%। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका एक्चुअल डाटा आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17,37,755 करोड़ रुपए। वहीं बात किया जाए इधर जो हो जाएगा 24-25 के लिए, तो 16,13,312 करोड़। वहीं राजस्व घाटा में आप देख सकते हैं कि 2022-23 में कितना था, तो ये हो जाएगा 10,69,926 और परसेंटेज में 4% हो जाएगा। वहीं 2024-25 के लिए अनुमान कितना है, तो 5,80,201 करोड़ है और ये 1.8%। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा आप देख सकते हैं कि कितना है, तो इसका परसेंटेज याद रख सकते हैं 2.8% और प्राथमिक घाटा जो है कितना है, 3% के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से बजट कहा जाता है। बजट के बारे में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस वक्त तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत को कब तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2047 तक रखा गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो ये बताया जा रहा है कि विकसित भारत के लिए सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें क्या है, जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे किया गया है, तो इसमें फोकस किया गया है मुख्य 4 जातियों पे किया गया है। और ये जो है, इससे पहले जो अंतरिम बजट लाया गया था वहाँ पे भी क्या किया गया था कि हमें जो सामाजिक न्याय हेतु क्या करना है, 4 समूह पर फोकस करना है। और इसके लिए सरकार के द्वारा एक टर्म दिया गया था, ज्ञान। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसमें मुख्य फोकस किस पे किया गया अंतरिम बजट में, तो ज्ञान पे फोकस किया था, जहाँ पे जी का मतलब हो जाता है गरीब, वाई का मतलब होता है युवा, ए का मतलब होता है अन्नदाता और एन का मतलब होता है नारी अर्थात महिलाएं। तब से पूछा जा सकता है कि बजट में किन 4 समूह पे फोकस किया गया, तो इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, ज्ञान। और इनका गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट, बजट का मुख्य विषय, ये बहुत ही VVI है, यहाँ से निश्चित ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर फोकस पूछा जाएगा किस पे फोकस किएगा 4 समूह पे, तो ज्ञान हो जाएगा। वहीं बजट का मुख्य विषय क्या है, तो 4 मुख्य विषय हैं। पहला है रोजगार, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण, तीसरा MSME और चौथा है मध्यम वर्ग। ये निश्चित आपसे पूछे जा सकता है कि बजट का 2024-25 का बजट का मुख्य विषय क्या है, तो 4 विषय मुख्य है, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और MSME और मध्यम वर्ग। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ये बजट की प्राथमिकताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि बजट की प्राथमिकता है चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास का पथ। और इस बार 2024-25 के लिए भारत सरकार के लिए कितना जो रखा गया है, तो 9 प्राथमिकताएं रखी गई हैं। और ये 9 प्राथमिकताएं कौन कौन है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले जो BPSC के द्वारा एग्जाम आया था, तो उस समय भी बजट भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, वहाँ से पूछ लिया गया था कि कौन सी प्राथमिकताएं नहीं शामिल है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि वर्ष 2024
2025 के लिए कुल 9 प्राथमिकताएं लाई गई हैं और ये 9 प्राथमिकताएं कौन कौन है, इस पॉइंट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। और इसको आप निश्चित एक वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको डिस्कस किया, निश्चित ही आपको याद हो जाएंगे और निश्चित यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो ये 9 प्राथमिकताएं कौन कौन है देख लेते हैं। तो पहला कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा प्राथमिकता है विनिर्माण एवं सेवाएं। थर्ड प्राथमिकता है अवसंरचना। फोर्थ है रोजगार एवं कौशल। पाँचवा है आपका शहरी विकास। छठा है नवाचार अनुसंधान एवं विकास। सातवां है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। आठवां है ऊर्जा संरक्षण और 9th है नई पीढ़ी के सुधार। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बजट की कुल 9 प्राथमिकता में पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। अब इन्हीं 9 प्राथमिकताओं के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्राथमिकता हमारा क्या था, आप सभी को पता होगा कि पहली प्राथमिकता थी कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। इसमें बताया जा रहा है कि इसके तहत जो है कई पॉइंट को फोकस किया, जिसमें परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय सहकारी नीति की बात किया गया है, आत्मनिर्भरता की बात किया गया है और देख सकते हैं सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पे बात की गई, नई किस्मों की शुरू करने की बात की। तो सबको एक एक करके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि उत्पादकता को बढ़ावा और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय सहकारी नीति यानी कि सहकारी क्षेत्र की प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भरता हमको किस किस क्षेत्र में करना है, तो सरसों के यानी तिलहन के क्षेत्र में, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन के लिए हमको क्या करना, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम इसमें जल्द से आत्मनिर्भरता हासिल करें। वही बताया जा रहा है कि लगभग जो है नई किस्मों को हमको शुरू करना है और किसानों के लिए जो है 32, आप देख सकते हैं 32 कृषि की, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 32 कृषि और बागवानी की 109 नई फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो टोटल कितना पूछा जा सकता है बजट में कितने, तो 32 कृषि फसल और 109 बागवानी फसल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्राकृतिक कृषि पर बल दिया जा रहा है और अगले 2 वर्ष में देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता दिया जाएगा और बताया जाए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए किसके साथ किया गया, वित्त पोषण के लिए, यानी फंडिंग कौन करेगा, तो नाबार्ड करेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बजट में झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने किस बैंक के साथ ये वित्त पोषण के लिए साझेदारी किया गया, तो नाबार्ड के साथ किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। वही बताया जा रहा है कि अब कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसके तहत जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना केंद्र का स्थापना किया जाएगा, जिसमें 3 वर्षों में किसानों को उनकी जमीन को शामिल करके एक DPI तैयार किया जाएगा और 400 जिलों में जो है डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही जन सम्मत आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात किया जाता है हमारा जो है दूसरा प्राथमिकता, वो प्राथमिकता है रोजगार, कौशल और प्रशिक्षण। इसमें बताया जा रहा है कि PM पैकेज, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जो है रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लाई गई हैं। इनमें योजनाएं हैं, पहला योजना को योजना क का नाम दिया गया है, जिसमें पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति आएंगे। योजना ख में विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार सृजन किया जाएगा उसकी बात किया जा रहा है और योजना ग में जो है बताया जा रहा है नियोक्ताओं को सहायता की बात किया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि पहला योजना है योजना क, इसके तहत बताया रहा है कि जितने भी औपचारिक क्षेत्र है उसमें पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को 3 किस्त में 15,000 रुपया तक 1 माह का वेतन दिया जाएगा और इससे 210 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की आशा है। वहीं बात किया जा रहा है कि योजना ख का, तो पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले से प्रथम 4 वर्ष में अंशदान और इससे जो है लगभग 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। वहीं बताया जा रहा है कि योजना ग में EPFO का अंशदान करने पर उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और इससे जो है 50 लाख युवाओं को नई नौकरी सृजन की बात किया जा रहा है। वहीं नेक्स्ट बात किया जा रहा है कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही जो बताया जाए उद्योग को सहकारी कामकाज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद घरेलू संस्थान में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्राथमिकता और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है प्राथमिकता नंबर 3 और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसमें बताया जा रहा है पूर्वोदय एक नया योजना लाया गया है और इसके लिए जो टैगलाइन दिया गया है विकास व विरासत भी। तो ये याद रखिएगा कि पूर्वोदय एक नया योजना लाया गया है जिसमें 5 राज्य शामिल है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये 5 कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोदय में कितने राज्य शामिल है, तो 5 राज्य। ये 5 राज्य कौन है, तो देख सकते हैं बिहार है, झारखंड है,
पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन पांचों को शामिल करके क्या किया जा रहा है, एक पूर्वोदय स्कीम चलाया जा रहा है। क्योंकि सरकार का मानना है कि देश का जो पूर्वी भाग है वो काफ़ी प्राकृतिक संसाधन से उपलब्ध है, उनको विकास करने के लिए हमको क्या करना है, पूर्व को उदय करना है, तो उनके लिए पूर्वोदय योजना लाया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर है उसके तहत जो है गया में, बिहार के गया में, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए कि बिहार के गया में जो औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और बताया जा रहा है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से महिला और बालिकाओं के लिए जो है राशि आवंटित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना चलाई जाएगी जिससे 5 करोड़ जनजातियों को लाभ होगा, और इस योजना का नाम होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वही बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखा खोली जाएंगी। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो आंध्र प्रदेश को जो है लगभग 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। साथ ही जो आंध्र प्रदेश की जो सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है पोलावरम परियोजना, इसको भी पूरा करने की बात किया गया। वहीं विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर, इन सबको डेवलप करने की बात किया गया है। नेक्स्ट प्राथमिकता हम लोग चलते हैं, प्राथमिकता नंबर 4 है विकसित भारत के लिए प्राथमिकता, और ये प्राथमिकता है हमारा जो है विनिर्माण और सेवाएं। तो विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में जो है इसमें बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है, MSME को बढ़ावा देना है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुद्रा योजना था, आप सभी को पता होगा, जिसमें युवा तरुण करके ये श्रेणी होते हैं, तो उसमें जो है कि तरुण श्रेणी का जो रुपए का जो एरिया है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मुद्रा ऋण में 3 तरीके की योजनाएं चलती है। उसमें तरुण श्रेणी जो पहले 10 लाख तक आता था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रेड्स में अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए दायरा को बढ़ा दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में बताया गया कि MSME ऋण गारंटी योजना को चलाया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, जहां 12 औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि घरेलू उत्पादन रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अतिरिक्त को सुदृढ़ करने का अतिरिक्त अधिकरण की स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप की देने की बात किया जा रहा है। चलते हैं ये PM पैकेज की 5वीं योजना के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा प्राथमिकता जो है, ये प्राथमिकता है शहरी विकास, और ये प्राथमिकता नंबर 5 बताया जा रहा है कि शहरों का विकास किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि राज्य के साथ मिलकर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए कि राज्य के साथ मिलकर जो क्या किया जाएगा, शहरों को जो है विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि क्या किया जाएगा, विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ लगभग जो देश के 100 शहरों में जो साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड की विकसित किया जाएगा। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों को लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। वहाँ पे देख सकते हैं जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भी काम किया जाएगा। उसके बाद महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की भी बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा आवास संबंधी जो सहायता है, उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत जो है लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राथमिकता जो प्राथमिकता नंबर 6 है, जो ऊर्जा सुरक्षा की बात किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं बात किया जाए, जो ऊर्जा की बात किया गया, कहीं ना कहीं जो है सोलर एनर्जी की इसमें बात किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बताया जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल किया जाएगा। भारत में बताया जा रहा है कि छोटे यानी कि लघु रिएक्टर की स्थापना किया जाएगा, और ये जो है लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत बताया जा रहा है कि पंप स्टोरेज पॉलिसी के तहत जो बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। तो इसका नाम है उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना जो है NTPC और भेल की मदद से किया जाएगा। मे भी ये उड़ीसा में किया जाएगा। और इसके तहत जो है कुल क्षमता जो इसका होगा कितना होगा, 800 मेगावाट होगा। इसको कौन बनाएगा, ये NTPC और भेल की संयुक्त परियोजना है, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट बात किया जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री सौर्य घर मुफ्त योजना के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में हमने अपने डिस्कस भी ऑलरेडी किया। तो बताया जा रहा है कि इसके साथ जो 1 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली मिलेगा और 300 यूनिट प्रति माह तक आपको फ्री में दिया जाएगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब तक जो है 1.28 करोड़ पंजीकरण हो गया और 14 लाख आवेदन किए जा चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्राथमिकता नंबर 7 अवसंरचना पर। विकसित भारत के लिए प्राथमिकता जो है हमारा, इसमें अवसंरचना के लिए बताया जा रहा है कि
जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है 111 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया, जो जीडीपी का कितना 3.4% है। उसके बाद है संसाधन आवंटन में राज्यों के लिए जो ऋण दिया गया उसको 1.5 लाख का है। वहीं बताया जरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है चौथा चरण स्टार्ट किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सा चरण, तो चौथा चरण स्टार्ट किया गया, जिसके तहत जो 25,000 ग्रामीण बसावट को जो है 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट बताया जाए सिंचाई, बाढ़ और अपशमन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो बिहार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट और बिहार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, बिहार में जो है नदी जोड़ी परियोजना को बढ़ावा दिया जाएगा और बिहार के जो है कोसी और मेची जो अंतर्राज्यीय नदी को है, इसको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जो है बिहार में 20 अन्य योजनाओं को भी चालू किया जाएगा, जिसके अनुमानित राशि कितना 11,500 करोड़ की राशि है। नेक्स्ट बताया जा रहा है असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन के लिए भी परियोजना के लिए सहायता पे काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की सहायता के लिए भी बातें की गई हैं इसमें। नेक्स्ट है अवसंरचना में सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर बिहार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है कि अवसंरचना में बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत आप देख सकते हैं बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पे जो बिहार के गया में आप देख सकते हैं विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और जो है महाबोधि जो बोध गया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो राजगीर का है, जो हिंदू बौद्ध और जैनों के लिए धार्मिक स्थल है, वहाँ पर राजगीर का भी बताया जा रहा है कि उसका बेहतर डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका भी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो उसको उद्घाटन किए थे नवनिर्मित कैंपस को, तो उसका बताया जा रहा है कि उसको भी पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि उड़ीसा को जो है सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास, जो प्राथमिकता नंबर 8 है। इसमें बताया जा रहा है मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू किया जाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र को इसके माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बताया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को जो है इसके लिए जो 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल बनाया गया है और इसमें अंतरिक्ष में नवाचार को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है प्राथमिकता 9 नंबर, ये है प्राथमिकता हमारे अगली पीढ़ी के सुधार। इस अगली पीढ़ी के सुधार के तहत ये बताया जा रहा है कि हमें आर्थिक नीति फ्रेमवर्क पे काम करना है, भूमि सुधार पे काम करना है, ग्रामीण भूमि सुधार पे काम करना है, शहरी भूमि सुधार पे करना है, श्रम सुधार पे काम करना है, साथ ही भू रजिस्ट्री भी बनाना है, कैडेस्ट्रल का मानचित्र करना है, शहरों में GIS लगाना है, सभी जितने भूखंड है उस सबको क्या किया है, मानचित्रण करना है, किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है इसी में जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी लाया जाएगा, जलवायु अनुकूलन और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, FDI और ओवरसीज निवेश को भी सरलीकरण करने की बात किया जा रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट योजना लाया गया है NPS वात्सल्य, यानी कि जो अवयस्क बच्चे हैं, अवयस्क यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके माता पिता और अभिभावकों द्वारा जो है इसमें अंशदान करके क्या किया जा सकता है, उनको फंडिंग कराया जा सकता है। तो इस योजना के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। साथ ही जिस योजना का बजट में जिक्र किया गया है उसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ ही इकोनॉमिक सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाया जाएगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वहीं नई पेंशन योजना की बात किया जा रहा है जो संगत समस्याओं को समाधान करेगा, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा, राजकोषीय दुर्दशा को बनाए रखेगा। नेक्स्ट है ये देख सकते हैं चालू, ये सब डाटा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मुद्रास्फीति की बात आप देख सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में बताया गया। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट कर प्रस्ताव, तो बताया जा रहा है कि जो टैक्स है इसका सरलीकरण किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है, तो आयकर अधिनियम 1961 इसका समीक्षा किया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। धर्मार्थ संस्था एवं TDS का सरलीकरण किया गया है। मुकदमेबाजी और अपील का जो है ये सरलीकरण किया गया है। कर आधार में वृद्धि किया गया है। उसके तहत जो व्यापक व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में भी कमी करने की बात किया गया है। अब क्या किया गया, कुछ चीज़ें जो है महंगी हुई है और कम हुई है। जैसे कैंसर की 3 दवाएं पर सीमा शुल्क जो है छूट कर दिया गया है।
मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसीबी, चार्जर, इन सब पे जो है बीसीडी को घटाकर 15% कर दिया गया। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया। प्लेटिनम पर 6.4%। वहीं झींगा और फिश पर जो है बीसीडी घटाकर कितना कर दिया, 5% कर दिया गया। और 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को पूरी तरीके से छूट दे दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात किया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि वित्तीय परिसंपत्ति पर लघु अवधि के लिए आपको 20% का लाभ मिलेगा। वहीं जो सभी वित्तीय और गैर वित्तीय पर कितना 12.5% का मिलेगा। वहीं वित्तीय परिसंपत्ति और पूंजी लाभ की छूट सीमा कितना कर दिया गया, तो 1.25 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। निवेश की बताया जा रहा है कि जो कारपोरेट का दर है उसको घटाकर 40% जो है विदेशी कंपनी पर जो कारपोरेट टैक्स लगता है उसको 40% से घटाकर कितना कर दिया गया, 35% कर दिया गया है। बताया जा रहा है ये बजट का स्कीम है। आप देख सकते हैं कि बजट किस तरीके से किया गया है। तो बताया रहा है कि 3 लाख तक अगर किसी का आय है तो आपको जो है बजट कर जो लगेगा, कर का जो दर है वो शून्य रहेगा। 3 से 7 लाख है तो कितना लगेगा, 5% लगेगा। वहीं अगर कोई 7 से 10 लाख उनकी आमदनी है तो 10% रहेगा। 10 से 12 है तो 15% होगा। 12 से 15 है तो 20% होगा। और 15 लाख से ऊपर कमा रहा है तो आपको टैक्स कितना देना होगा, तो ये 30% देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर का कहीं ना कहीं ये हाई रेट होते जा रहा है। तो बहुत ही कर यहाँ पे हाई है। बताया जा रहा है वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती में कमी कर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये 50,000 से बढ़ाकर 75,000 और पेंशनों के लिए जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ये बजट के कर का हमने देख लिया। ये 3 लाख रुपए तक है 0%, 3 से 7 है 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15% और 12 से 15 20% और उससे ऊपर जितना उसके लिए 30% किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है और पैसा जाता है तो कहाँ जाता है। अब देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सरकार को पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा जो आता है वो टैक्स से आता है। कितना आता है देख सकते हैं, टैक्स से लगभग जो है सरकार को जो राशि आता है लगभग 63% राशि जो है सरकार को कर से आती है। और अन्य चीज़ों से आप देख सकते हैं 27% आता है उधारी और अन्य देता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद भी बताया जाए कि सबसे ज़्यादा अगर टैक्स 2 प्रकार का आपको होता है पता है, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में देख सकते हैं अगर व्यक्ति पर जो कर लगता है तो उसे आयकर कहते हैं, इनकम टैक्स करते हैं। अगर किसी कंपनी पर टैक्स लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारपोरेट टैक्स कहते हैं। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो टैक्स का दर है वो है इनकम टैक्स पे 19% है। उसके बाद हमारा जीएसटी हो जाता है 18% और उसके बाद जो होता है निगम कर जो हो जाता है जो कि डायरेक्ट टैक्स है 17%। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर की बात किया जाए तो जीएसटी हो जाता है, उत्पाद शुल्क हो जाता है, सीमा शुल्क हो जाता है, ये सारा चीज़। तो अगर देखा जाए, अगर बात किया जाए अगर डायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए तो लगभग 36% है हिस्सेदारी और इनडायरेक्ट का है 27%। ये दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग जो हो जाता है 63% हो जाता है। तो ये रुपया कहाँ से आता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब रुपया कहाँ जाता है इस चीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि रुपया सबसे ज़्यादा जो जाता है तो कर एवं शुल्क में राज्यों का जो हिस्सेदारी होता है लगभग 21% उस पर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 21% उसमें जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है ब्याज भुगतान पे कितना जाता है तो 19% ब्याज भुगतान पे जाता है। उसके केंद्रीय क्षेत्र पर कितना जाता है तो ये जा सकता 16% और अन्य भी है जैसे आप देख सकते हैं। सब्सिडी पे कितना जाता है 6%, रक्षा क्षेत्र पर कितना जाता है 8% जाता है, केंद्र प्रायोजित योजना पे 8% जाता है, पेंशन पे 4% जाता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताया जा रहा है कि प्रमुख मदों के लिए किस मद पे कितनी राशि खर्च की गई है। तब देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा राशि जो किया गया किस पे खर्च किया गया है तो ये रक्षा विभाग पे किया गया। कितना 4,54,773 करोड़ रुपए। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो व्यय किया गया है किस मद के लिए सबसे ज़्यादा राशि दी गई है तो रक्षा विभाग को दिया गया है। उसके ग्रामीण विभाग को 2,65,808 करोड़, कृषि और संबंध के लिए 1,51,851 करोड़। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। वहीं गृह विभाग के लिए गृह मंत्रालय तो 1,50,983, शिक्षा के लिए 1,25,638, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 1,16,342, स्वास्थ्य के लिए देख सकते हैं 89,287, ऊर्जा के लिए 68,769, समाज कल्याण के लिए 56,501 और वाणिज्य और उद्योग के लिए 47,559। अब जो है कि कुछ स्कीम्स में कितनी राशि आवंटित की गई है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे उसको देख लेते हैं। जैसे मनरेगा बहुत ही न्यूज में रहता है, इसके बारे में हमने डिटेल्स में भी डिस्कस किया है। मनरेगा के लिए जैसे 2023-24 में जो था 60,000 उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जो है 24-25 में 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं बात की अनुसंधान और विकास परियोजना जो 2023-24 में कितना 840 करोड़ था वो बढ़ाकर कितना कर दिया 1,200 करोड़ कर दिया। नाभिकीय ऊर्जा में देख सकते पहले 442 था अब 2,228 करोड़ कर दिया गया है। वहीं बात किया जाए औषधि यानी के लिए जो है
पहले 1200 करोड़ था, अब 2143 करोड़ कर दिया गया। सेमी कंडक्टर के लिए पहले 3000 था, अब 6903 कर दिया गया। सौर ऊर्जा के लिए पहले 4970 था, अब 10,000 करोड़ कर दिया गया। एलपीजी के लिए पहले 180 था, 1500 कर दिया गया। आईडीए स्कीम के लिए जो क्रेडिट लाइन के लिए था पहले 1300, अब 3489 कर दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अब तक हमने क्या डिस्कस किया, तो केंद्रीय बजट को कि केंद्रीय स्तर पे किया। अब स्पेशली हमने बिहार को तो ऑलरेडी डिस्कस किया, बिहार के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार को बजट 2024-25 केंद्रीय बजट में क्या मिला है। इससे पहले हमने स्पेशल बिहार का जो बजट है उसको भी डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब बिहार को केंद्रीय बजट में कितना मिला है, आपसे डायरेक्ट ये राशि पूछा जा सकता है। तो बिहार को कुल जो मिला है 58,900 करोड़। इस पॉइंट पर आप याद रखिएगा कि बिहार को कितना मिला है, तो 58.9 करोड़ मिला है। ये राशि आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। तो कितना, 58,900 करोड़ कितना है, तो 58,900 करोड़ की राशि बिहार सरकार को दिया गया केंद्रीय बजट में। इसके माध्यम से क्या क्या बताया जाएगा, 3 एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इन सबको भी खोला जाएगा। गया में कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसको हमने डिस्कस किया। ये आर्टिकल दैनिक भास्कर से लिया गया है। बताया जाएगा कि केंद्र सरकार को, आप सभी को पता था कि उम्मीद ऐसा था कि बिहार सरकार को हो सकता है कि इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट में 58,900 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार सरकार को मिला, जिसके तहत जो एक्सप्रेसवे को बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल बढ़ाया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है, एयरपोर्ट को बढ़ावा देने की बात किया गया है, और 3 एक्सप्रेसवे की बात किया गया। तब देख लेते हैं क्या क्या है। तो बताया जा रहा है कि 26,000 करोड़ रुपये से जो है क्या किया जा सकता है, 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसमें पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दूसरा है बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, और तीसरा है बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे। इसके साथ बताया जा रहा है कि बक्सर में गंगा नदी पे जो है 2 लेन का पुल भी बनाया जाएगा। उसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भागलपुर के पिरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये से जो है 2400 मेगावाट का क्या किया जाएगा, एक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। साथ ही बिहार में आपदा प्रबंधन से निकलने के लिए 11,500 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं देख लेते हैं जो कि हाईवे के लिए कितना दिया गया, तो 26,000 करोड़ रुपए दिया गया है। पावर प्लांट की स्थापना के लिए देख सकते हैं, जो कि भागलपुर के पिरपैंती में होगा, 21,400 करोड़ रुपए दिया गया है। वहीं बाढ़ आपदा से 11,500 करोड़ दिया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनेगा। वहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बताया भी गया था कि बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना भी है। तो गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। राजगीर में भी एक पर्यटन का, राजगीर को भी डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है एक्सप्रेसवे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 26,000 करोड़ रुपए दिया गया है, और इसमें बिहार में बताया जा रहा है कि 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ये याद रखिएगा, ये एक्सप्रेसवे हैं। पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस, तीसरा है बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा कनेक्टिंग सड़क का निर्माण किया जाएगा, और बक्सर में गंगा नदी पर पुल भी बनाया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पड़ोसी देशों को, अर्थात बिहार जो अपने पड़ोसी मित्रों को कितनी राशि देगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो है कुल लगभग 4773 करोड़ रुपए भारत सरकार देने की बात किया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में। देख सकते हैं कि भूटान को कितनी राशि मिलेगी। तो भूटान को बताया जा रहा है कि जो 2023-24 में कितना 2398 करोड़, उसमें क्या कर दिया गया, कमी करके अब 2068 करोड़ कर दिया। वहीं अफगानिस्तान को जो राशि दिया जाएगा उसमें 200 करोड़ है। बांग्लादेश को जो राशि दिया जाएगा 120 करोड़ है। मालदीव को जो है 400 करोड़ दिया जाएगा। म्यांमार को अब देख सकते हैं कितना है, तो 250 करोड़ रुपये दिया जाएगा। वहीं बात किया जाए नेपाल को 700 करोड़ दिया जाएगा, श्रीलंका को 245, मॉरिशस को 370 करोड़, सेशेल्स को 40 करोड़, मंगोलिया को 5 करोड़, उसके अफ्रीकी देश जो हैं उन्होंने 200 करोड़, यूरेशियाई देश को जो है 20 करोड़, लैटिन अमेरिकी देश को 30 करोड़, अन्य विकासशील देश को 125 करोड़। अगर जो पिछला वर्ष का मुकाबले देखा जाए तो लगभग जो है 23-24 में जो था 5269 करोड़ था, और जो है 24-25 में 4773 करोड़, जिसमें सबसे ज़्यादा राशि किसको देने की बात की गई, तो भूटान को देने की बात की गई 2068 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने केंद्रीय बजट 2024-25 को बहुत ही डिटेल्स में मात्र आधा घंटा में अर्थात 30 मिनट में हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। यूट्यूब पर आप कहीं भी देख सकते हैं, इतना जल्दी मतलब इतने कम समय में कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया गया। और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण, चाहे वो रेलवे हो, बीपीएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको आसानी से समझ में इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।